गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो कॉमन पेपर है 59 नंबर सेट्स, इसका जो है हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, 59 का। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। इल्बर्ट बिल जो है, ये ध्यान रखिएगा, इल्बर्ट बिल ये रिपन के शासनकाल में लाया गया था। इसमें था क्या कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों यानी ब्रिटिश नागरिक के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, ये प्रावधान था। ठीक, अब क्या हुआ था, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, कि नहीं, भारतीय न्यायाधीश हमारे मुकदमे की सुनवाई नहीं करेंगे, उनमें योग्यता नहीं होती है। हमारे मुकदमे की सुनवाई अंग्रेज न्यायाधीश ही करेंगे, ऐसा अंग्रेजों को कहना था। इसे श्वेत विद्रोह कहा गया था। श्वेत विद्रोह कहा गया था, ध्यान रखिएगा इस बात। श्वेत विद्रोह इसको कहा गया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये था इल्बर्ट बिल विवाद, जो रिपन के टाइम पे आया था। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि रिपन के शासनकाल में ही प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी। और स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस की शुरुआत भी रिपन के टाइम में ही की गई थी। तो कुल मिला के अगर हम ऑप्शन को देखें तो भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, ये तो लिट्टन के टाइम पे जो 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम, उसका ये पार्ट था। ठीक, ये इसका तो संबंध है इल्बर्ट बिल से। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ये भी 1878 में ही आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और किसके शासनकाल में आया था ये प्रेस एक्ट भी आया था लिटन के टाइम पर। ठीक है, ये भी नहीं है इससे संबंधित। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, यही ये बिल था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। ठीक है, करेक्ट आंसर फर्स्ट का यहाँ पे निकल के आया सी। यहाँ ध्यान रखना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर फर्स्ट का सी निकल गया। फर्स्ट का करेक्ट जो आंसर है वो आया सी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। आजादी के बाद की बात हो रही है। आजादी के बाद सबसे अधिक योगदान देने वाली अरुणा आसफ अली थी। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था 1946 में, अंतरिम मंत्रिमंडल जो 1946 में बनाया गया था, उस अंतरिम मंत्रिमंडल में ये अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया था। रेलवे एवं परिवहन विभाग इनको दिया गया था। ये मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता वो जवाहरलाल नेहरू
के अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था। तो यहाँ पर अरुणा आसफ अली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जहां तक बात है इसमें दो महिलाओं को और याद रखना है जो 1947 से पहले की बात करें तब, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने आजादी में योगदान दिया, उनमें तो बहुत सारी थी लेकिन दो को याद रखना है। एक तो भिखाजी कामा, भिखाजी कामा जिन्होंने स्टुअर्ट, स्टुअर्ट यानी जर्मनी में एक शहर था में पहली बार भारतीय झंडे को भारत से बाहर फहराया था। भारतीय झंडे को भारत से बाहर इन्होंने फहराया था। ये भारतीय क्रांति की मां के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारतीय क्रांति की मां भी इनको कहा जाता है। ठीक है। दूसरा एक उषा मेहता का नाम भी याद रखना है आपको। उषा मेहता, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 का, इसमें उषा मेहता ने रेडियो संचालन किया था। रेडियो संचालन किया था भूमिगत रहकर। इस दो पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है तो ये आप याद रखेंगे। तो इसे अरुणा आसफ अली का नाम जो है 1947 के बाद आता है। ठीक है। यहाँ पर एक महिला का और भी नाम अगर याद रखें तो सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है। यूपी की स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर बनाई गई थी। महिला गवर्नर बनाई गई थी। ठीक है। यूपी की। ठीक। तो सरोजनी नायडू का नाम भी आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का निकल गया, या ए। 2 का करेक्ट आंसर है ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट के बारे में आप जानते हैं, इसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी। काला कानून कहा गया था। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया था। अपील का कानून इसको कहा गया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट को, इसके तहत मुख्य रूप से कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, फालतू राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन। करेक्ट आंसर इसका बी है। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, गतिविधियों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है। मुख्य रूप से व्यवस्था यही थी। इसके तहत क्या था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। ये एक्चुअली में काला कानून था। अब इस कानून का जो विरोध हुआ था, ये विरोध 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और इसमें जो घटना हुई, जालियांवाला बाग। यहां एक बात और ध्यान रखना है रॉलेट एक्ट से संबंधित कि सत्याग्रह सभा की स्थापना इस एक्ट का विरोध करने के लिए किया गया था। इस एक्ट का विरोध करने के लिए किया गया था। ठीक। तो सत्याग्रह सभा, महात्मा गांधी ने भी 6 अप्रैल को पूरे भारत में आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने इस एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जालियांवाला बाग घटना इसी में हुई थी, इसी के विरोध में। और उसके बाद क्या हुआ था, जालियांवाला बाग घटना की जांच करने के लिए सरकार के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जांच ये ब्रिटिश ने किया था, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, यहां एक बात और ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी। कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी या गठित की थी, बनाई थी। किसने? कांग्रेस ने। अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। किसके लिए? जालियांवाला बाग घटना की जांच करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर थर्ड का यहाँ पे भी निकल रहा है कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। हाँ बिल्कुल अरविंद, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर कमेटी आई थी और इस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि बटलर कमेटी जो थी ये एक्चुअली में ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासत के मध्य संबंध के पुनर्निर्धारण से संबंधित थी। कुल मिलाके कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम 1947 से पहले की बात करते हैं तो जो इंडिया था, हमारा देश था भारत, ये एक्चुअली में दो प्रकार के प्रशासनिक डिवीजन में बंटा हुआ था। एक तरफ तो ब्रिटिश प्रांत थे, 11 इनकी कुल संख्या थी। पाकिस्तान जब मिला ही हुआ था तब की बात मैं कह रहा हूं। और दूसरा देसी रियासत, जिसको प्रिंसियली स्टेट कहा जाता था, रियासत। ठीक है, बाद में 552 रह गए थे, 600 कुछ संख्या इनकी भी थी। देसी रियासत, तो ये ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का हुआ करता था शासन, देसी रियासत पे राजा महाराजा का शासन होता था। इन दोनों के बीच के संबंध को पुनर्निर्धारित करने के लिए, संबंध को सुधारने के लिए, इन दोनों के बीच कोई विवाद नहीं हो, ठीक है, इन संबंध को सुधारने के लिए, इस पर अपनी सिफारिश देने के लिए 1927 में बटलर कमेटी का निर्माण किया गया था। तो यहां पर सीधा सीधा इसका आंसर निकलेगा, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से बिल्कुल गलत है, कृषि के आधुनिकीकरण से नहीं है। भारतीय सरकार तथा देसी राज्यों के बीच, देसी राज्य का मतलब यहां पे वही हुआ, संबंधों को सुधारना, संबंधों को सुधारने से संबंधित जो है ये बटलर समिति थी। तो करेक्ट आंसर 4 का सी निकल के आया। करेक्ट आंसर जो है वो 4 का सी निकल के आया है। ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर है सी। ये बटलर कमेटी इसी से संबंधित थी, 1927 की थी ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, इसके असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहा। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, इसका कोई संबंध इससे नहीं है। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ये भी समझ से बाहर की चीज है। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए,
पहली बात तो ये कि क्रिप्स मिशन की बात की यदि चर्चा कर लें, ऑप्शन का कुछ, रक्षा मंत्री ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा इसका जो है ना हट के है। इसमें मैं क्रिप्स मिशन की चर्चा में कर लेता हूं। पहली बात ये कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसने क्या क्या सिफारिश की थी। उसने विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये था, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। एक तो इस कारण से जो कांग्रेस थी उसने विरोध किया कि हम नहीं मानेंगे क्रिप्स मिशन को। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो देसी रियासत भारत संघ में शामिल होना नहीं चाहते हैं वे स्वतंत्र रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये, तो इससे कांग्रेस ने मतलब निकाला कि तो भारत के विभाजन की बात हो गई कि जो नहीं शामिल होंगे वो अलग रहेंगे, तो इस तरह से भारत विभाजित हो जाएगा। भारत के विभाजन का अंश कुछ कुछ कांग्रेस को दिखा, इसलिए भी कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है। तीसरा, मुस्लिम लीग का कहना क्या था कि स्पष्ट विभाजन की बात नहीं की गई है, स्पष्ट विभाजन की बात नहीं की गई है, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया। ये मुस्लिम लीग का कहना था कि बात नहीं, मुस्लिम लीग का ये कहना था। अब इतने सारे जो पॉइंट्स थे, इतने सारे पॉइंट्स थे, इनको लेकर क्रिप्स मिशन जो है असफल हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने यहां एक्सेप्ट नहीं किया, यहां मुस्लिम लीग ने नहीं किया। अच्छा, एक पॉइंट और भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि देसी रियासत से जो सदस्य संविधान सभा में जाएंगे, संविधान सभा में जाएंगे, वे नामित होंगे, मनोनीत होंगे, यानी जो राजा होंगे उनके द्वारा नामित होंगे। तो ये भी एक विवाद का कारण था जो कांग्रेस वगैरह नहीं चाहती थी। तो इन सब कारणों से जो है क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया गया, इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब अगर हम इन सब ऑप्शन को मिलाए तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। जो फर्स्ट सेकंड तो किसी कीमत पर नहीं है, थर्ड थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से है। तो ये तो है कि क्रिप्स का ग्रहण करने छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना है वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इसको भी एक ऑप्शन के रूप में नहीं मान सकते। तो कुल मिला के कंक्लूजन निकला कि 5 का कोई ऑप्शन हम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अगर लगाएंगे भी तो उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट। हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिख रहा है ये, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए कहने का मतलब इसको ऑप्शन हटा के चला जाए। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन जो है ये रिजेक्ट हुआ क्यों था। अब इस क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा जिसका डेट खत्म हो गया है वो चेक जो है ब्रिटिश सरकार हमें दे रही है, जिसका कोई मीनिंग नहीं। तो इसलिए कुल मिला के कंक्लूजन जो है वो ये निकल के आता है कि 5 का ऑप्शन न लगाया जाए और इतने लाइन को आपको याद रखा जाए। ठीक ना, ये पॉइंट है 5th का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग, प्रिया कुमारी कह रही है गुड मॉर्निंग। रॉलेट एक्ट कानून किस लिए लेकर आया गया था? रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों को तहस नहस करने के लिए। सीधा पॉइंट ये था कि जो क्रांतिकारी पहले से स्टेब्लिश हैं उनको तो समाप्त किया ही जाए, कोई दूसरा बने भी नहीं,
क्योंकि थोड़ा सा भी शक हो तो शक के कारण से क्या हो, उनको जेल में डाल दिया जाए, उन पर कोई मुकदमा न चला जाए, कोई सुनवाई नहीं हो, जेल में डले रहेंगे, गतिविधि खत्म हो जाएगी। तो मुख्य रूप से भारत के क्रांतिकारियों के लिए ये काला कानून के समान था। क्रांतिकारी गतिविधियों को पूरी तरह से क्रश करने के लिए ये रॉलेट एक्ट मुख्य रूप से लाया गया था। मुख्य उद्देश्य यही था। इसके साथ साथ राजनीतिक बंदियों के लिए भी था कि जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं उनकी भी गतिविधि को कम किया जाए, लेकिन मुख्य रूप से क्रांतिकारियों को फोकस करके लाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिफ्थ का पूछने दे रहे हैं, अब इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती, ये डेट आप याद रखेंगे 9 अगस्त 1925। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, इस दिन हुआ था। ठीक है, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे। ये क्रांतिकारी संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी के सदस्य ने ये काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था, जिसमें काकोरी जो स्टेशन है वहां पर एक ट्रेन को लूट लिया गया था, जिसमें ब्रिटिश माल जा रहा था उसमें। ठीक है, हथियार वगैरह भी थे, खजाने और बहुत कुछ था। तो इसमें मुख्य जो भूमिका निभाने वाले लोग थे, जिनके दिमाग की उपज थी काकोरी ट्रेन डकैती, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो करेक्ट आंसर 6 का यहां पे निकलता है राम प्रसाद बिस्मिल। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, ये चार जो लोग थे, चार क्रांतिकारी, इनको सीधे सीधे फांसी दे दी गई थी। किसमें? काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी मिली थी। किसमें मिली थी? काकोरी षड्यंत्र केस में। काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी। 7 अन्य जो थे, 7 अन्य क्रांतिकारी, उनको अलग अलग सजा मिली थी। क्रांतिकारी को अलग अलग प्रकार की सजा दी गई थी, लेकिन जो सबसे चर्चित थे वो 4 थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 लोग जो थे, इनको इसमें फांसी की सजा हुई थी। और इसके जिस व्यक्ति ने लीडर की भूमिका निभाई, जिसके दिमाग की ये उपज थी, वो एक्चुअली में राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है 6 का, वो निकल के आ रहा है ए। और जब ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य लगभग इनको पकड़ लिया गया, फांसी दे दी गई, तभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ये बाद में चल के संस्था बन गई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आए थे। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर 6 का निकल के आया ए। 6 का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? देखिए, मैं सारा मतभेद लिख रहा हूं, अब वहां पे ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाएगा। पहली बात, पहला मतभेद था कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्ष पद, ये विवाद था। क्या विवाद था अध्यक्ष पद को लेकर? तो जो गड़मपंथी थे, गड़मपंथी, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। जो नरमपंथी थे, नरमपंथी, वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए, रास बिहारी घोष को बनाया जाए। ठीक है, एक विवाद ये था। हालांकि ध्यान रखना है कि यही अध्यक्ष चुने गए थे, यही अध्यक्ष बने थे, क्योंकि गड़मपंथी को तो निकाल ही दिया गया था। ठीक है, बाद में इस 1907 में कांग्रेस के, अच्छा 1907 में जो कांग्रेस का ये हुआ था सूरत अधिवेशन था, सूरत में हुआ था, जहां विभाजन हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक इसमें खुश अंग्रेज हुए थे। पहला तो विवाद का कारण ये था। दूसरा जो विवाद है कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी के बीच, ये था
कि बंग भंग आंदोलन, ये जो बंगाल विभाजन के पश्चात जो आंदोलन चला था इसको लेकर विवाद था। ठीक, क्या विवाद था? गड़मपंथी का मानना था, ये गड़मपंथी कहते थे कि इसको पूरे देश बंगाल से बाहर भी फैलाया जाए, बंगाल से बाहर विस्तार किया जाए, विस्तार किया जाए। और नरमपंथी जो थे उनका कहना था बंगाल तक इसको सीमित रखा जाए, बंगाल तक सीमित रखा जाए, ये भी विवाद का कारण था, सीमित रखा जाए। दूसरा, तीसरा एक और पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स, जो ब्रिटेन का राजकुमार था, का भारत आना, तो आने वाले में स्वागत नहीं करेंगे, ये कहना था गड़मपंथी का, विरोध करेंगे। और जो नरमपंथी थे उनका कहना था कि नहीं, हाथ जोड़ के उनके सामने हम लोग जाएंगे, स्वागत करेंगे, ये नरमपंथी का कहना था। तो इतने सारे मतभेद जो है ये उभर के आए थे। एक जगह को लेकर भी था कि कहां पे होना चाहिए सम्मेलन, तो ये सारी बातें थी और उसके कारण से क्या हुआ था कि वहां पे विभाजन हुआ था। है, अब इस सारे ऑप्शन में से मिला लीजिए, जो सा ऑप्शन है वो सही है। लोकमान्य तिलक का अपमान, ऐसा कुछ है नहीं। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, ये तो पॉइंट है ही, सबसे मेन पॉइंट यही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो गया। बंग विरोधी आंदोलन की असफलता, असफलता से कोई मतलब नहीं है, वो सफल हुआ कि असफल हुआ उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बंग भंग आंदोलन को बंगाल से बाहर विस्तार देना या बंगाल तक रखना, विवाद इस बात का था। ठीक है, असफलता से कोई मतलब नहीं था। तो करेक्ट आंसर 7 का निकला बी। 7 का करेक्ट आंसर जो हमारे पास निकल के आया बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? उदारवादी यानी उदारवादी नेता की बात अगर हम करते हैं तो इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है निम्न में से कौन से उदारवादी थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, ये सब जो थे ये सब उदारवादी थे। ठीक है, गड़मपंथी में वही लाल बाल पाल, गड़मपंथी जो है उसमें से लाल बाल तथा पाल, ये 3 व्यक्ति थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों थे। ठीक, लीजिएगा क्या? लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो उदारवादियों के संबंध में कहा किसने? उदारवादियों के संबंध में किसने कहा? इसका सीधा मतलब है कि जो गड़मपंथी होंगे वही कहेंगे उदारवादी के बारे में। ठीक है, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने मतलब उदारवादियों ने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। ये एक्चुअली में कहना था लाला लाजपत राय का। ये गड़मपंथी थे। गड़मपंथी में लाला लाजपत राय भी आ गए, बाल गंगाधर तिलक भी आ गए। अरविंद घोष गड़मपंथी नहीं थे, वो नरमपंथी में शामिल थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट जो आंसर हुआ है हमारे पास 8 का आंसर ए आया, लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर जो है ये आपके पास आया ए। ठीक है, लाला लाजपत राय। अब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन पहले होगा। ठीक है, एक बार मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम फिर जीएस वाला फिर शुरू करेंगे सेक्शन को। सड़ चुके हैं, चलिए ध्यान देंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे मैथ्स में जो है पहला क्वेश्चन आपका है बेईमान दुकानदार से। क्या है बेईमान दुकानदार से? क्या है प्रश्न? बोला गया एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वाट के स्थान पे 900 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है। बताए वह सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ करता है? एक बात बताओगे, ये हमेशा याद रखोगे बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में बच्चे
1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। कितना? तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, 1 ग्राम का दाम निकालना चाहोगे तो 1 रुपया होगा, 2 ग्राम का दाम 2 रुपया, मतलब कुछ भी चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया रखोगे, ये रहा क्रय मूल्य। ठीक है, 1000 रुपया। बोला 1 केजी नहीं तोलता, वो कितना तोलता? 900 ग्राम, मतलब ये 1000 ग्राम नहीं तोलता, तोलता है 900 ग्राम, लेकिन आपसे दाम कितना लेगा? तो 1000 रुपया लेगा, क्योंकि वो तो बेईमानी कर रहा है। तो 900 रुपये का सामान गया, क्योंकि 900 ग्राम का दाम 900 रुपया, आया कितने रुपया उसके पास? 1000 रुपया। बोलोगे बउआ कितने का प्रॉफिट हुआ? तो सर 100 का प्रॉफिट हुआ। कहां से? तो 900 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 कट गया, 1/9 मतलब 100/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। 11 नमा 99 और 1 बचा ऊपर में लिख दी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए नहीं होगा वो 25 का, बी होगा। चलिए ध्यान देंगे। बोला गया चीनी के दाम 10% गिर गया। गिरना मतलब कम हो गया। मान लीजिए पहले दाम था 100 रुपया, पहले दाम था 100 रुपया, अब दाम गिर गया, कितना हो गया? तो 90 हो गया। तो बताओगे दाम अगर 90 हो गया है, पहले दाम 100 था, अब दाम 90 हो गया, आप अभी भी 100 रुपये ही दे रहे हो, तो बताओ चीनी ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? जैसे दाम हो रखा है चीनी का 90 रुपया, आप दे रहे हो उसको 100 रुपए का पत्ता, पहले जितना ही पैसा दे रहे, तो 10 रुपए का चीनी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। कहां से? तो 90 से। तो फ्रैक्शन क्या बना? तो सर 1/9 बना। ये हुआ ओरिजिनल मान, नीचे में ओरिजिनल मान होता हुआ ओरिजिनल, और ये अभी प्रेजेंट क्या हुआ? तो 9 में 1 केजी ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा वर्तमान में? तो 10 केजी मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 केजी मिलेगा। ये याद रखना, 10 यूनिट मिलेगा। लेकिन बोला पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदा जाना था। ठीक है, खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितना क्विंटल चीनी खरीदा जाएगा? तो पहले यहां से कितना खरीद रहे थे? तो 9 यूनिट चीनी खरीद रहे थे। नीचे वाला होता ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल में 9 यूनिट चीनी खरीद रहे थे, और क्वेश्चन के अनुसार 18 यूनिट, 18 क्विंटल, 18 क्विंटल, तो एक की मान हो जाएगा 2 क्विंटल। तो अभी कितना खरीदेंगे? तो 9, दाम घटने के कारण 9 में 1 केजी ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 10 केजी मिलेगा, मतलब 10 यूनिट मिलेगा। तो 10 यूनिट की मान हो जाएगा 20 क्विंटल। कितना हो जाएगा? 20 क्विंटल। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? देखो 3 संख्या का मौसो अगर महत्तम समावर्तक HCF हमारा 12 है, तो एक बात बताओगे संख्या क्या होगा? तो ये संख्या में, सभी संख्या में ये अवेलेबल होता है 12। तो 1 गुना 12, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये सभी जगह 12 12 सब जगह होगा। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा? 12 24 36, 12 24 36। ठीक है, 12 24 36। चलिए देखोगे, बोला गया है एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की दर से लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? घर से स्कूल की दूरी बताना है, तो दूरी बताना है। देखोगे ध्यान से सुनोगे, इसमें 2 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। एक तो गया x किलोमीटर पर घंटा से, आया y किलोमीटर पर घंटा से, दूसरे दिन गया y किलोमीटर पर घंटा से, और आने जाने में कुल समय अगर t घंटे का दे, कितने घंटे का? t घंटे का। तो दूरी का फॉर्मूला होता है कि चाल गुना समय। तो यहां पे 2-2 चाल दिया जाए तो याद रखोगे दोनों चाल को गुना कर देना है, और अगर कुल समय दे, आने जाने का कुल समय दे, तो दोनों चाल को जोड़कर और कुल समय से गुना, कुल समय से गुना। बोलो, दोनों चाल को गुना बट्टा में दोनों चाल की प्लस, और आने जाने में टोटल कितना समय लगा? तो कुल आने और जाने में, ये आने और जाने में कुल समय, आने और जाने में कुल समय। अगर यही समय का अंतर रहता तो यहां पे चाल का अंतर कर देते। अब देखोगे दूरी निकालना है, एक दिन गया वो 3 किलोमीटर पर घंटा से, और फिर दूसरे दिन 2 किलोमीटर पर घंटा, बोला गया 2 किलोमीटर पर घंटा की दर से लौटता है, मतलब गया 3 किलोमीटर से लौटा 2 किलोमीटर पर घंटा से, और आने जाने में टोटल 5 घंटा लगा, मतलब टोटल समय दिया। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, गुना में समय 5 घंटा, 5 से 5 कट गया, 3 दूना 6 किलोमीटर पर घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या होगा बच्चे? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है 2200 रुपया के मिश्रधन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए समान वार्षिक किस्त अदा होगा?
तो देखोगे वार्षिक किस्त जो होता है, वार्षिक किस्त जो होगा, एनुअल पेमेंट जो होगा, वार्षिक किस्त की फार्मूला आपको लिखा देते हैं, या विदाउट फार्मूला से भी बना सकते हैं। वार्षिक किस्त बराबर में होता है देय ऋण गुना में 100 बटा में 100 टी मतलब समय, टी इंटू आर टी, और आर टी -1 बटा में 2, ये होता आर टी -1 बटा में 2। अब यहां से रखोगे, अब एक बात बताओगे, देय ऋण मतलब आपका कितना है देय ऋण, तो सर 2200 गुना में 100 बटा में समय कितना है 5 वर्ष, तो यहां 5 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। आर टी मतलब समय और दर को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और टी में से 1 जाएगा मतलब 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा बटा में 2, इसको काटेंगे तो ये 2, 25 दूनी 50, यहाँ 50 और नीचे में 500, ऊपर में हो जाएगा 2200 गुना में ये 25 दूनी 50, 50 और 500 कितना हो जाएगा 550। ये बताओगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, तो सर 40 बार में, तो ये 4 बार में, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, कितना हो जाएगा आंसर, तो 400। वार्षिक किस्त कितना हो जाना है, 400 हो जाना है बच्चे। आंसर क्या होगा, सी होगा। जो बच्चे ऐसे समझ गए वो ठीक है, जो बच्चे नहीं समझे हैं, मान लीजिए प्रत्येक किस्त 100 रुपया 5 वर्षों तक देना है, तो 5 बार दोगे, कितना बार दोगे, 5 बार। आप जानते हो शुरुआत बार में अगर कोई भी बैंक से पैसा लोगे तो वो ब्याज पहला वर्ष में नहीं लगता, पहला वर्ष के अंत में लगता है। तो कितना रुपया ब्याज लगेगा, 5, यहाँ 10, यहाँ कितना 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर 15, फिर कितना 20। तो ये हुआ पूरा मिश्र मूलधन हुआ, तो जोड़ेंगे तो मूलधन हो गया 500, और ये हुआ ब्याज, ब्याज कितना हो गया, तो जोड़ोगे तो 50, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया सर 500 और 550 कितना हो गया 550। और ये अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन मतलब देय ऋण, और देय ऋण है कितना, तो सर 2200, तो 550 बराबर में 2200, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 0 कटेगा, ये 4 हो जाएगा। तो बच्चे अब एक बात बताओ, धीरे से बताने का प्रयास करोगे, जल्दी से बताने। ये 4 हो गया, बोला प्रत्येक किस्त की मान कितना है, तो प्रत्येक किस्त कितना 100 रुपया दे रहे हो, तो 100 बराबर में कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एकमात्र मूल्य बताना है, ये द्विघात समीकरण बनेगा, इसका एकमात्र मूल्य बताना है। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर करोगे खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर दो, मतलब ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या बचा सर 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हो गया। सभी टर्म को इधर ले आइए, तो माइनस में एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये माइनस 2x ये इधर जाएगा, तो ये 1 था माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस में 24 बराबर में 0। इसको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप जानते होंगे ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना होगा, तो 24 दूनी 48 माइनस 48, 2 फैक्टर ऐसा कीजिए जो कि जोड़ने घटाने पे बीच के बराबर आ जाए। सर ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, देखो -8 + 6 -2 ये हो गया। जब ये चीजें आ जाए तो x की डायरेक्ट मान आ जाता है, क्या, तो जो माइनस वाला संख्या रहता है वो प्लस में हो जाता है, वो क्या होता है प्लस में +8 और ये -6। लेकिन ये अगर एक्स स्क्वायर के आगे में कोई कोफिशिएंट रहे तो उससे भाग देना रहता है, 2 ठीक है। तो x की मान हो गया 4 या तो -3 बटा मतलब -3, 4 या -3। तो एक मूल्य क्या है ऑप्शन में हमारा, तो 4 है एक मूल्य। आप द्विघात समीकरण जानते होंगे सॉल्व करने के लिए, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओगे cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते कहीं पे तो cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 की मान 0 होता है, और 0 से सभी संख्या में गुना करोगे, किसी भी संख्या में गुना करोगे तो वो 0 के बराबर होता है। अब देखोगे बोला यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा बताए। तो देखोगे जब भी पिघलाने की बात बोला जाए तो हमेशा आयतन को पिघलाया जाता है। किसको पिघलाया जाता है, आयतन को पिघलाकर मेल्ट किया जाता है, तो वो आयतन बड़े घन का आयतन बन जाएगा। तो एक बात बताओगे बउआ, ये अगर साइड हमारा एक घन का 3 है, दूसरा का 4 है, तीसरा का 5 है, तो वॉल्यूम बताओगे क्या होगा सर, वॉल्यूम क्या होगा 3 का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो 27 होगा, इसका क्यूब करोगे तो 64 होगा, इसका क्यूब करोगे तो कितना होगा 125। अब सबको मेल्ट कर रहे हो मतलब मिला रहे हो, जोड़कर एक बड़ा घन बना रहे हो, क्या बड़ा घन।
बड़ा घन, ठीक है, बड़ा घन की वॉल्यूम आ जाएगा। ये क्या आएगा, बड़ा घन का वॉल्यूम। जोड़ोगे तो 216 आ जाएगा। तो बताओगे ये भुजा क्यूब बराबर में 216, ठीक है, तो बड़े घन की भुजा कितना हो जाएगा, तो सर 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है। आंसर हमारा क्या हो जाना, नए घन जो बना है, बड़ा घन मतलब नए घन, नए घन की भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए मैथ्स आपका यहाँ पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं बउआ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्या कह रहा है ये कि सूरज में काला धब्बा क्या होता है? सनस्पॉट इसको कहते हैं एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो इसको जो है सनस्पॉट कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सन हमारा है, सूरज है, इसका सबसे आउटर लेयर, सबसे जो बाहरी सतह होती है ना, इसको फोटोस्फेयर कहते हैं। सॉरी, जो बाहरी लेयर होती है इसको कोरोना कहा जाता है, कोरोना, ठीक। यह केवल सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स के दौरान ही दिखता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोरोना ऐसे नहीं दिखेगा आपको। जो पहला लेयर है बाहर का, आउटर लेयर, उसके बाद का, आउटर के बाद का जो लेयर है, कोरोना के बाद फोटोस्फेयर है। फोटोस्फेयर होता है जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम देख पाते हैं, ये पॉइंट है। तो हम लोग इसको देखते हैं, वो फोटोस्फेयर है, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, कोरोना कम है, ठीक है। तो कोरोना को हम लोग नहीं देख पाते, केवल सूर्य ग्रहण के दौरान देखते हैं। फोटोस्फेयर कोरोना के बाद वाला लेयर है, ये हमें दिखलाई पड़ता है हमेशा। अब ये फोटोस्फेयर में क्या होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि एटम यानी परमाणु का सौर तूफान कहलाता है, सौर तूफान, या इसको सोलर फ्लेयर कहते हैं। फ्लेयर यानी सूरज में जो है काफी तेजी से तूफान उठता है, ठीक है, वो परमाणु एटम का तूफान होता है, ठीक है। ये तूफान सोलर फ्लेयर निकलता है, सोलर फ्लेयर निकलता है, ठीक है, निकलता है। जहां से सोलर फ्लेयर निकलता है, ठीक, सोलर फ्लेयर, उस स्थान पर ब्लैक स्पॉट जैसा दिखता है, ब्लैक स्पॉट प्राप्त होता है। इसी ब्लैक स्पॉट को एक्चुअली में कहा जाता है क्या, काला धब्बा, ठीक है। ये एक्चुअली में यही होता है। अब उस ब्लैक स्पॉट से सन की लाइट वगैरह नहीं निकल सकती है, ब्लैक स्पॉट जो होता है, ठीक है, वहां से कोई सन की लाइट नहीं निकलेगी। यही सौर का तूफान जो है जब पृथ्वी के वायुमंडल में कभी कभी चला आता है, तो हम जो पृथ्वी पर का जो संचार है, टेलीकम्युनिकेशन, उसको समाप्त कर देता है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो है मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कुछ विशेष प्रकार की लाइट के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहां पर हमें इतना ध्यान रखना है कि सोलर फ्लेयर जहां से सन से निकलेगा, जो परमाणु का तूफान है, यानी साइक्लोन ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक ब्लैक स्पॉट जो बन जाता है, इसी को काला धब्बा कहते हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई रेडिएशन, कोई लाइट नहीं निकलती है। तो सूर्य में काला छेद है, पॉइंट तो गलत है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दिन रात से वहां कोई मतलब नहीं है। धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वहां से कोई लाइट नहीं निकलती है, ठीक है। रेडिएशन जो है काफी अधिक मात्रा में निकल सकती है, और वो रेडिएशन जो है टेलीकम्युनिकेशन को बाधित करती है, ठीक। रेडिएशन, सन से निकली हुई रेडिएशन, सन से निकलने वाली रेडिएशन टेलीकम्युनिकेशन जो है, टेलीकम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है, ये एक्चुअली में कहा जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट। तो करेक्ट आंसर 9 का आपके पास सी निकल के आया। 9 का करेक्ट आंसर जो है आपके पास आया सी, पॉइंट याद रखेंगे।
कोरोना केवल हम सूर्य ग्रहण के दौरान देखते हैं। ये सन का सबसे आउटर लेयर है, या सन का एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। सूर्य का वायुमंडल क्या, तो कोरोना है। और ये जो फोटोस्फेयर है उसके बाद वाला है, इसमें ब्राइटनेस ज्यादा होती है, चमक ज्यादा होती है, इसीलिए हम फोटोस्फेयर को देख पाते हैं, कोरोना को नहीं देख पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलें। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी गोलार्ध यानी जिसको हम नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं, नॉर्थ हेमीस्फीयर। अब सन जो रिवॉल्व करती है, सॉरी अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, उसके हिसाब से चार्ट डेट यहां पर दिया गया है। यहां देखिए, ये जो है इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। वसंत विषुव जो है इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, और जो ये शरद विषुव है इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक, जैसे ही मैंने इक्विनॉक्स शब्द लिखा, क्लियर हो गया होगा। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जहां सन की लाइट जो होती है, सन की लाइट इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर लंबवत होती है। लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है, अतः परपेंडिकुलर होती है। अतः इन दोनों डेट में क्या होता है? दिन एवं रात बराबर होते हैं परपेंडिकुलर होने की वजह से। तो ये आपका हो गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। इन दोनों दिन जो है, दिन और रात की अवधि बराबर रहेगी टाइम। ये 21 मार्च को, ये 23 सितंबर को। अब यहां पर आइए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये पॉइंट है। तो 1 और 3 तो बिल्कुल सही पॉइंट था, ये करेक्ट आंसर निकल गया 1 और 3। अब जरा देखिए, उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। ये इसको तो सॉलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अयनांत जो है इसको समर सॉलिस्टिक कहते हैं, समर सॉलिस्टिक, ठीक है। ये 21 जून को होता है, वहां गलत लिखा हुआ है 22 दिसंबर, ठीक। और दक्षिणी अयनांत जो है, दक्षिणी अयनांत, इसको कहते हैं विंटर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक। और ये जो है आपको 22 दिसंबर को होता है। ये डेट दोनों गलत लिखा हुआ है, यहां 22 दिसंबर होना चाहिए, यहां 21 जून होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सन की लाइट कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए नाम दिया गया है यहां पर। और इसमें क्या होता है कि सन की लाइट मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। तो इस तरह से समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक का कंसेप्ट आता है। 2 और 4 गलत था, यहां 1 और 3 जो है बिल्कुल सही था। 10 का करेक्ट आंसर बी है। 10 का जो करेक्ट आंसर है वहां पे क्या आ गया? बी आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। चक्रवात कब होता है? चक्रवात तब होगा जब केंद्र में लो प्रेशर रहेगा, सेंटर में, ये सेंटर है यहां पर लो प्रेशर होगा, और यहां पर जो है परिधि की तरफ सरकमफेरेंस जो है यहां पे हाई प्रेशर होगा। तो हमेशा जो हवा होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है ये विंड का चलना होगा। चक्रवात की कहानी यही होती है, ठीक है, हाई से लो, यानी हमेशा हवा जो है केंद्र की ओर चलेगी। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया, ठीक। केंद्र में निम्न दाब होता है और चारों ओर उच्च दाब होता है। अब अगर हम चक्रवात या साइक्लोन की बात करें, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। एक कहते हैं उष्ण चक्रवात, एक को कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। उष्ण और शीतोष्ण 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं। ये जो हमारा होता है ये उष्ण चक्रवात, इसकी बात अगर करें तो ये 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ
अक्षांश में यानी लैटिट्यूड में ये आता है, उत्पन्न होता है, ठीक। और ये ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड के प्रभाव में ईस्ट से वेस्ट की ओर हमेशा चलता है, वेस्ट की ओर चलता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में, अपने देश की बात अगर करें, बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठते हैं वो जनरली जो तूफान होते हैं वो क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं। शीतोष्ण की जहां तक बात हो गई तो ये 35 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश के बीच उभरते हैं यानी उत्पन्न होते हैं। और ये वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवन वेस्टर्लीज के प्रभाव में वेस्ट से ईस्ट की ओर चलते हैं, ईस्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक शब्द यूज करते हैं पश्चिमी विक्षोभ और जिसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, तो यहां यह देखा जाएगा कि पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में उठने वाली टेम्परेट साइक्लोन, ये शीतोष्ण चक्रवात ही होती है, शीतोष्ण चक्रवात होती है, ठीक है। इतने पॉइंट्स होते हैं साइक्लोन से रिलेटेड, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बाथोमीटर होता है, एक्चुअली में बाथी नहीं होता, बाथोमीटर समुद्र की गहराई, समुद्र की, सही है ये, समुद्र की गहराई के लिए आप सोनार का उपयोग भी कर सकते हैं। सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है, पराश्रव्य तरंग जिसको कहते हैं, इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनि है, इसी को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक। तो सोनार में या समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का भी उपयोग होता है। फैदोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत पहले होता था, अब इसका यूज नहीं होता, लेकिन नाम आ गया तो ठीक है। फैदोमीटर, इसका भी उपयोग होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए, यहां ध्यान रखना है कि समुद्र की गहराई की जो इकाई होती है, इस इकाई को फैदम ही कहा जाता है, फैदम कहा जाता है। ये पॉइंट तो हो गया एक, ठीक है, एक पॉइंट ये सही है। एस्ट्रोलैब, ग्रहों तारों की ऊंचाइयां, ये भी बात सही है। एस्ट्रोलैब जो है ये ग्रह और तारों की ऊंचाई की जानकारी के लिए ये इंस्ट्रूमेंट उपयोग में आता है। अब आ गया यहां पर एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर जो है ये एक्चुअली में रेडिएशन की इंटेंसिटी नापता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, यानी विकिरण की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो एक्चुअली में होता है एक्टिनोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत था, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर निकल के आया सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है 12 का, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है। एक्टिनोमीटर पदार्थों की शीतलता या हॉटनेस को मापते हैं, किसमें हम, थर्मामीटर में, ये भी ध्यान रखना है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बोलोमीटर, इसकी सहायता से भी विद्युत चुंबकीय तरंग या इसको हम विकिरण भी कह सकते हैं, जो रेडिएशन, विकिरण की तापमान को मापा जा सकता है, विकिरण के तापमान को मापा जा सकता है, ठीक है, ये बोलोमीटर से।
तो करेक्ट आंसर जो है वो 12 का आपके पास सी है। करेक्ट आंसर 12 का सी। कौन सुमेलित नहीं है? तो एक्टिनोमीटर सुमेलित नहीं था, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। ओके, तो फटाफट लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? जनसांख्यिकीय संक्रमण, देखिए संक्रमण में कई चीजें होती है। एक, जब व्यवस्था कृषि की हो जाए, ठीक। दूसरा, जब कृषि से उद्योग की तरफ देश बढ़ने लगे, औद्योगिकरण हो जाए, और उद्योग से फिर सेवा की तरफ बढ़े, उद्योगीकरण कंप्लीट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो जनसंख्या वृद्धि और कमी है वो काफी अलग अलग प्रकार से प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे ये प्रथम केस है, फर्स्ट केस। यहाँ पे जन्म दर भी उच्च होता है, मृत्यु दर भी उच्च होता है। जन्म एवं मृत्यु दर उच्च होता है, मृत्यु दर काफी उच्च होता है। ठीक, क्योंकि वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, देश पिछड़ा होता है, शुरुआती कंडीशन यही है। जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, जनसंख्या उतनी बढ़ेगी नहीं। उद्योगीकरण जब होता है, देश का विकास होता है, तो देश में कई सारी फैसिलिटी आती है, लेकिन उतनी ज्यादा जागरूकता लोगों में नहीं होती है। तो जन्म दर तो उच्च ही रहता है, लेकिन जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर वो कुछ कुछ कम होने लगता है, क्योंकि लोगों को फैसिलिटी मिलने लगती है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है। सेकेंड वाले केस में जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। तीसरा, सेवा क्षेत्र वाले में क्या होता है कि जन्म दर भी कम होने लगता है, जन्म दर भी कम होगा। तीसरा स्टेज ये कहलाता है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकेंड स्टेज हो गया, और ये थर्ड स्टेज हो गया। जन्म दर कम तथा मृत्यु दर तो ऑलरेडी कम हो रही है, मृत्यु दर भी कम। ठीक है, इस प्रकार से कुल 3 कंडीशंस बेसिकली जो है ये जनसांख्यिकीय संक्रमण के होते हैं, ट्रांजिशन के होते हैं। ठीक, अब यहां पे ऑप्शन जरा देखिए कि कौन सा सत्य है। प्रथम एवं अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है, बात बिल्कुल सही है, एकदम सही है ये। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। प्रथम में क्या होगा, जन्म ज्यादा मृत्यु भी ज्यादा, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। अंतिम वाले में क्या होगा, जन्म दर ही कम हो जाएगा, ठीक है, तो भी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, प्रथम अंतिम जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च तथा स्थिर मृत्यु दर उच्च और घटती बढ़ती रहती है। प्रथम वाले में बताया जन्म मृत्यु दोनों उच्च ही रहेगी, है ना, जन्म दर उच्च, ये भी बात सही है। प्रथम अवस्था में जन्म दर भी उच्च होगी, मृत्यु दर भी उच्च होगी। अंतिम अवस्था जो होती है उसमें मृत्यु दर निम्न हो जाती है, मृत्यु दर में कमी काफी ज्यादा हो जाती है, और जन्म दर निम्न एवं घटती है, जन्म दर भी घटती चली जाती है। तो ये भी पॉइंट सही है। कुल मिला के करेक्ट आंसर है डी, डी इसमें से करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, ये कंसेप्ट टाइप चीज होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक, करेक्ट आंसर 13 का क्या निकला, डी निकला। 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास निकल के आया डी, डी। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान में, कहीं कोई डाउट नहीं है, अंडमान में बैरन द्वीप समूह है। ठीक है, यहां ध्यान रखिए है कि अंडमान निकोबार में एक पॉइंट है, वो है लघु अंडमान, जो सबसे नीचे है। ठीक है, लघु अंडमान, इस लघु अंडमान में ही बैरन भी है, बैरन, और इसी में नारकोंडम भी है, नारकोंडम। बैरन जो है ये एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव है, और ये नॉन एक्टिव है। ठीक है, नॉन एक्टिव, या इसको सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी इसको कहा जाता है। यहां एक बात और ध्यान रखेंगे कि बैरन जो है ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, पूरे दक्षिण एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का तो है ही है, भारत का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत चूंकि दक्षिण एशिया में है तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन है। ठीक है, नारकोंडम वही लघु अंडमान में है, इसमें भी 2 हैं। ठीक, 2 वो सुसुप्त है लेकिन नॉन एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव नहीं है वो। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकला 14 का ए, 14 का ए। लक्षद्वीप की जहां तक बात है तो लक्षद्वीप जो है ये ध्यान रखिएगा कि ये
पड़वाल द्वीप है, पड़वाल द्वीप है भारत का। कोरल, कोरल आइसलैंड इसको हम कह सकते हैं, कोरल आइसलैंड। कौन? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु नदी का उद्गम होता है। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम हिंदू कुश, हिमालय, कैलाश, इसमें कोई डाउट नहीं है, कैलाश पर्वतमाला से होता है। यहां इस बात को ध्यान रखना है। कैलाश में, पर्वतमाला में मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से दो नदी निकलती है। एक नदी पूरब की ओर बहती है, ये ब्रह्मपुत्र है। पहले सांगपुर आती है, फिर ब्रह्मपुत्र हो जाती है। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे पश्चिम की ओर जो बहती है, ये आपके पास सिंधु है, सिंधु। तो ये मानसरोवर झील के निकट जो यहाँ पे एक जगह है, ये है बोखरचू। बोखरचू तिब्बती नाम, चाइना वाला प्रभाव है यहाँ पे, बोखरचू। यहां से सिंधु नदी एक्चुअली में निकलती है। ठीक, सिंधु नदी जो है, इसकी कुल लंबाई की बात अगर हम करें, दुनिया की कई लंबी नदियों में से ये एक मानी जाती है। 2880 किलोमीटर लंबाई है। भारत की बात करें तो भारत में 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर ये केवल लेह में, केवल लेह में बहती है, बहती है। ठीक है, सहायक नदी की बात अगर करें, सिंधु की सहायक नदी की अगर बात की जाए, तो इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं, बाएं से कौन कौन मिलती है, दाएं से कौन कौन मिलती है, दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट से। तो बाएं से अगर हम बात करें तो इसमें से पंचनद मिलेगी। 5 नदियां जो है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नद कहां मिलेगी? ये मीठन कोट के पास मिलेगी, मीठन कोट के पास सिंधु में मिलती है, सिंधु में मिलती है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, मिलती है। इसके साथ साथ पंचनद के बाद शिकार, सिगार, गिलगिट, जास्कर, ये कुछ सहायक नदियां हैं सिंधु की। ये बाएं ओर से। दाएं की बात अगर करें तो काबुल, कुर्रम, गोमल, श्योक, ये कुछ नदियां जो है, ये दाएं से मिलती है, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, दाएं से मिलने वाली ये हो गई, बाएं से मिलने वाली ये हो गई। ठीक, और जो ये सिंधु नदी है, ये भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण बुंजी नामक जगह पे करती है, बुंजी नामक जगह पर करती है। ठीक, तो कुल मिला के ये पॉइंट है 15 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया बी। 15 का करेक्ट जो आंसर है आपके पास बी निकल के आ रहा है। 15 का करेक्ट जो आंसर है वो निकल के आ रहा है बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। 16 की ओर, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? देखिए, है तो केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में, लेकिन हिमालय पर्वत जो है वो क्या करता है कि जो यूरोप की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं होती है ना, उसको हमारे तरफ आने नहीं देता। इसलिए उत्तर भारत की जलवायु भी लगभग दक्षिणी भाग की जलवायु जो है भारत की उसी से मिलती जुलती है, और उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसमें यही होगा कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। यूरोप से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उससे रक्षा हो जाती है हिमालय से उत्तरी भारत की। इसीलिए उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का जो जलवायु है वो मुख्य रूप से एक ही जैसा होता है और वो उष्णकटिबंधीय ही माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक, तो 16 जो है इसके करेक्ट आंसर में हम सी केवल लगाएंगे, सी लगाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। पानी के ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? अच्छा, आइस क्यूब मतलब एक ये जो है बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक,
पानी भरा हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब पानी भरी हुई हो किसी बर्तन में तो उसमें किसी वस्तु को डाला जाए तो वस्तु कैसे जाएगी उसमें, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं है वस्तु के जाने के लिए, यहाँ तो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। तो थ्योरी ये कहती है कि जब किसी चीज को आप उसमें डालते हैं वस्तु को, तो वो वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करती है कि पानी को डिस्प्लेस करती है, हटाती है, और पानी को हटा के वो एक जगह बनाती है, तब जाके उसमें रहती है। अब अगर ये बर्फ है, आइस है, ये पिघल भी जाएगी तो जितना जगह इसने पानी को हटा के बनाया था उतने जगह में फिर ये भर जाएगी। तो जो लेवल रहेगा जो पहले का है वही रहेगा, लेवल तो ऊपर जाएगा नहीं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में डाला जाएगा तो चूंकि बर्फ के टुकड़े ने पानी को पहले ही उतना निकाल दिया था जितना वो बर्फ पिघलने के बाद पानी बनेगी, इसलिए उसका लेवल एक जैसा रहेगा, वो कभी भी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है वो दैट विल बी क्या होगा, सेम होगा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला, बी निकला। ठीक है, तो बर्फ का टुकड़ा तैर तो रहा है, बर्फ पिघलेगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, पानी का स्तर वही का वही रहेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। रडार उपयोग में आता है। देखिए अभी हमने एक पॉइंट बताया था आपको, सोनार। ठीक, सोनार जो है ये वाटर में काम करती है। ठीक है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग होता है। उसी तरह से रडार जो होती है ये एयर में काम करती है, हवा में, जमीन से ऊपर। ठीक है, रडार में रेडियो वेव का उपयोग होता है, रेडियो वेव का उपयोग होता है। ठीक है, और क्या होता है कि रडार से निकलने वाली रेडिएशन, अगर ये मान लेते हैं कि एक रडार है, ठीक है, तो इससे निकलने वाली रेडिएशन किसी वस्तु से टकराएगी, टकरा के लौटेगी, तो उस वस्तु के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा कि रडार से कि वो वस्तु नजदीक आ रही है कि दूर जा रही है। यही एक्चुअली में फंक्शन रडार का होता है। तो रडार इज यूज्ड इन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट बाय लाइट वेव्स। अच्छा, एक तो पॉइंट ये है, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स, डिटेक्टिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियो वेव्स। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, क्या हमने बताया था अभी, रेडियो वेव्स का उपयोग होता है इसमें। फंक्शन वही है लेकिन उपयोग किसका होता है, रेडियो वेव्स का। ठीक है, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में ये रडार का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, ये सोनार और रडार जो है ये किस जीव को देखकर साइंटिस्ट ने बनाया था, जिस जीव को देख के बनाया था उसको बैट या चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ का भी फंक्शन यही है कि उड़ने से पहले वो अपने में से निकालती है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव प्रासरव्य तरंग निकालती है। तरंग किसी चीज से टकरा के उस तक आती है, उसे पता चल जाता है कि आगे कोई अवरोध है, दिक्कत है, वो अपने डायरेक्शन को बदल के चलती है। इसीलिए बैट या चमगादड़ को नेचुरल रडार भी कहा जाता है। नेचुरल रडार किसको कहते हैं, प्राकृतिक रडार। तो करेक्ट आंसर होगा किसको कहते हैं, बैट को कहते हैं। बैट को नेचुरल रडार कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर 18 का निकला सी। 18 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास आया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल, सीधी रेखा में चलती प्रतीत होती है। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज, देखिए लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में इसलिए चलती है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है काफी छोटा होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ के छोटा होने के कारण से ये हमें बिल्कुल सीधी लाइन पर चलती हुई दिखेगी। करेक्ट आंसर यहां पर सी है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। जब हम यहाँ पे वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की एक तो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट वो मीटर होती है। एक अदर यूनिट भी होती है, एक अदर यूनिट जिसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ए डिग्री इसको कहा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। वेवलेंथ को इसमें मापते हैं। वेवलेंथ अगर हम देखें ऑफ लाइट का, प्रकाश का, तो ये एक और इकाई में लिखा जाता है 400 to 780 नैनोमीटर। ये भी एक इकाई होती है, एनएम। एनएम का मतलब यहां पर है नैनोमीटर, ठीक है, इसमें लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात, नैनोमीटर।
तो इस तरह से हमने देखा कि वेवलेंथ जो है इस प्रकार से दिखती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें ये दिखलाई नहीं पड़ती है। यहाँ ध्यान रखिए कि प्रकाश जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भाग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। क्या है ये? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। चुंबकीय तरंग होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश, ठीक है। और प्रकाश का वेग जो होता है ये निर्वात यानी वैक्यूम में निर्वात में मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो कितना होता है भाई मैक्सिमम? C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल को C से दिखाया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये होती है प्रकाश की चाल। सबसे अधिक किसमें होगी? निर्वात में होगी। माध्यम में ये घटती चली जाएगी, ठीक है। गैस में थोड़ी कम, लिक्विड में और कम, सबसे कम ठोस में होगी। किसी ठोस में जब प्रकाश चलेगी तो उसकी चाल सबसे कम होगी। तो 19 का करेक्ट जो आंसर आपके पास निकल रहा है वो C निकल रहा है। करेक्ट आंसर 19 का जो है वो C निकल के आ रहा है, ठीक है। 19 का C। 20 पे आइए। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है, हिग्स बोसॉन जो है इसको गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल करेक्ट आंसर। हिग्स बोसॉन जो है इसको यूनिवर्स का बेसिक पार्टिकल कहते हैं। बेसिक पार्टिकल में बोल रहा हूं तो इसका मतलब आधारभूत कण कहते हैं इसको। आधारभूत कण यानी जब हम पढ़ते हैं कि एक वस्तु में क्या होता है तो परमाणु, अणु में क्या तो परमाणु यानी मॉलिक्यूल, एटम में क्या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन में क्या, इलेक्ट्रॉन में क्या, तो इसमें जो कुछ होगा वो हिग्स बोसॉन ही होगा, ठीक है। ये बेसिक पार्टिकल माना जाता है यूनिवर्स का। इसी से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। इसको गॉड कण या गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। मीडिया ने इसको नाम दिया, साइंस इसको गॉड पार्टिकल नहीं कहता है, ठीक है। यहां पर हिग्स का मतलब पीटर हिग्स, बोसॉन का मतलब सत्येंद्रनाथ बोस। हिग्स की बात जो हो रही है, हिग्स का मतलब पीटर हिग्स नाम के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के पीटर हिग्स। और बोसॉन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बोसॉन, है ना, बोसॉन, तो ये सत्येंद्रनाथ बोस कोलकाता के साइंटिस्ट थे, सत्येंद्रनाथ बोस है, तो उनके नाम पे जो है नाम रखा गया है, ठीक है, हिग्स बोसॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, थॉमसन। प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाला कोई नहीं था। सर्न नाम का जो है एक ये इंस्टीट्यूट है फ्रांस में, यहाँ पे एक महाप्रयोग किया गया था, और इस महाप्रयोग के बाद जो है हिग्स बोसॉन की खोज हुई थी, ठीक है। पता किया गया था कि हिग्स बोसॉन नाम की कोई चीज होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे C। 20 का करेक्ट आंसर C। आइए 21 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, हार्ड वाटर इज नॉट सॉल्युबल, पीने के लिए सही बात है, कपड़ा धोने के लिए उसके लिए उपयुक्त नहीं है, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए इसके लिए भी नहीं है, फसल की सिंचाई इसके लिए भी नहीं है, चारों के लिए नहीं है। करेक्ट आंसर C। कठोर वाटर का हम कहीं उपयोग नहीं कर सकते। अब देखिए जल जो हार्ड हो जाता है ये एक्चुअली में क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण, यहां क्या मैं कह रहा हूं समझ लेना है। जल अगर कठोर है, पानी अगर हार्ड है, तो क्यों हार्ड है, तो उसमें या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट उपस्थित होगा, तो वो पानी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं टेम्पररी,
अस्थाई, अस्थाई कठोरता, एक को कहते हैं अस्थाई कठोरता। अस्थाई जो कठोरता होती है, ठीक है, ये होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण, हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। और जो अस्थाई कठोरता होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है, सल्फेट के कारण होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अस्थाई कठोरता को हम पानी को गर्म करके, उबाल के समाप्त कर सकते हैं, गर्म करके, ठीक है। अस्थाई कठोरता के लिए विशेष मेथड अपनाना पड़ता है। इसमें एक मेथड होता है आयन एक्सचेंज मेथड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड से हार्डनेस दूर की जाती है। कौन? जो परमानेंट होती है। परमानेंट दूर करने के लिए आयन एक्सचेंज मेथड का उपयोग होता है। अस्थाई जो है टेम्पररी, उसको गर्म करके ही पानी को हम दूर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर 21 का सी निकल के आया। 21 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जल कृषि, यानी जल में खेती, जल कृषि इसको कहते हैं, सीधा सीधा याद रखना, ठीक है। एरोपोनिक्स होता है, वो हवा कृषि होती है एरोपोनिक्स। यहाँ हाइड्रोपोनिक्स की बात है, इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है प्लांट को, पानी में ही उसका जड़ होता है और वहीं से उसकी खेती होती है। तो इसका मृदा विहीन है ना, इसका मतलब मृदा विहीन का मतलब सॉइललेस प्लांट कल्चर जो होगा, ये जो है कहलाएगा आपका हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होगी। सब्जियों का अध्ययन से कोई मतलब नहीं है, पादम में कलम लगाने से मतलब नहीं। करेक्ट आंसर इसमें से ए निकला, हाइड्रोपोनिक्स यही कहलाता है। जल कृषि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक। पानी की सहायता से कृषि करना, पानी में पेड़ पौधे की जड़ें होंगी, वहां से वो फसल उपजेगी, ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। न्यू टेक्निक है ये। क्वेश्चन नंबर 23, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि वो स्प्लिट होके टूट सकते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है कारण ये है कि अमीबा रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग, ठीक। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करते हैं, बात बिल्कुल सही है। और ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होते हैं। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसकी व्याख्या भी है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बात बिल्कुल सही है ये, ठीक है, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होगा नहीं होगा वो डिवीजन होगी, और डिवीजन अमीबा में, क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होने के कारण से। तो करेक्ट आंसर 23 का निकल के आया ये, और कोई इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक तालाब अगर है, उस तालाब की ऊपरी परत पूरी बर्फ से जम गई हो, उसके बाद भी उसमें मछली कैसे जीवित रह लेगी? मछली, इसके पीछे देखिए, एक तो ऑप्शन क्या है, अलग है जो भी है, यहाँ पे एक ऑप्शन रह सकता है ऐसा करके कि सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, therefore it happened। तो सबसे करेक्ट आंसर आपका यही होगा, ध्यान दीजिएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिक होने की वजह से क्या होता है कि तालाब के ऊपर तो बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे का जो पानी होता है वो बर्फ के रूप में नहीं होता, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रहेगा तो पानी है, और पानी है तो मछली या कोई भी जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल, इसमें जीवित रह लेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो एक तो ये ऑप्शन अगर आ जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब वो तो यहां दिख नहीं रहा है, इसमें है क्या कि फिशेस आर वार्म ब्लडेड क्रिएचर, फालतू चीज हटाई, इससे कोई मतलब नहीं है। मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती है, फिश, ये भी कोई मतलब नहीं है। तलों के निकट पानी नहीं जमता है, वाटर डज नॉट फ्रीज नियर द बॉटम, ये पॉइंट सही है कि नहीं जमता है, लेकिन ये कारण नहीं बता रहा है, ये केवल एक सिंपल सा ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है
कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, और अधिकतम होने के कारण से क्या होता है कि पानी नीचे जमती नहीं है, वो पानी के रूप में रहती है, जिसकी वजह से जलीय जीव जीवित रह लेते हैं। तो ये आधी बात केवल बताया है कि पानी जमता नहीं है नीचे, लेकिन क्यों नहीं जमा, क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। एक बात और यहां ध्यान रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, ये भी बात, आयतन न्यूनतम होता है, ठीक, इसको भी ध्यान में रखना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, ठीक, घनत्व अधिकतम होगा और वो जल का आयतन जो होगा न्यूनतम होगा, ठीक है। यहाँ ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म करने पर वह फैलने की जगह, जनरली किसी चीज को गर्म करते हैं तो फैलती है, वो फैलने के बदले संकुचित होती है। संकुचित मतलब सिकुड़ती है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, सिकुड़ती है। किसी भी चीज को गर्म करेंगे फैलेगी, ये फैलने के बदले सिकुड़ेगी, ठीक है, फैलने के बदले क्या होती है, सिकुड़ती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर सी आ गया। 24 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास सी आ रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, अब तो मैथ का है, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने? 50 शतक सबको मालूम होगा, विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर 49 थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा गया, और विराट कोहली भारत के, इसका करेक्ट आंसर 33 का निकल के आया सी। 33 का करेक्ट जो आंसर है वो निकल के आया सी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीराचंद, इनको सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया है। ये एक उपन्यासकार है, ठीक है, भारतीय मूल के, मीराचंद इनका नाम है। तो 34 का करेक्ट आंसर आया बी। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए अवार्ड किसको मिला? क्रिस्टोफर नोलन को। ये छाए हुए हैं पिछले 1 साल से, ठीक है, कई सारे अवार्ड इनको मिले हैं क्रिस्टोफर नोलन को। तो एक और अवार्ड गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, है ना, सब डायरेक्टर का अवार्ड जो है इनको दिया गया। तो करेक्ट आंसर भी है 35 का। 36 पे आइए। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी को। करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? शीतल देवी। 36 का करेक्ट आंसर है ए। शीतल देवी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नामित किया है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 36 है, 7 है। करेक्ट आंसर इसका है बेल्जियम, ठीक है। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, एटॉमिक एनर्जी जो समिट है, वो सबसे पहला कहां हुआ था? बेल्जियम में हुआ था, ये बेल्जियम में, ठीक है। 37 का करेक्ट आंसर ए। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं कार्लोस अल्काराज। ए इसका करेक्ट आंसर है। कार्लोस अल्काराज। महिला एकल का खिताब, वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली बारबोर क्रेजिकोवा है, ठीक है। तो विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज सॉरी, और महिला एकल के लिए बारबोर क्रेजिकोवा को मिला है, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर आपके पास है ए। 38 का करेक्ट आंसर जो है ए। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में किया गया था। नाटो 30 देशों का वो संगठन है, ठीक है, जो मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा के लिए, ये पुलिस संगठन है, ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका करेक्ट आंसर है सी। और 40 पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है, किस राज्य में बनाया जाएगा? बधावन डॉकयार्ड यानी बंदरगाह जो बनेगा ये महाराष्ट्र में बनेगा, ये आप याद रखेंगे बात को। बधावन जो बंदरगाह है ये आपको महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, ठीक है।
तो 40 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकल के आया। 40 का करेक्ट आंसर जो है बी, महाराष्ट्र में इसको बनाया जाएगा। आज का क्वेश्चन अच्छा था। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो है मिला जुला होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि आपको कुछ टफ चीजें मिले, ठीक है। उससे क्या होता है कि एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एग्जाम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप वहां पहुंच पाते हैं। अदरवाइज अगर बहुत सिंपल में क्वेश्चन दे दिया जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सो बहुत अच्छी चीजें होने वाली, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मालूम है तो मालूम है ही है। इससे अतिरिक्त क्या होता है कि जो चीजें पता नहीं, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो वो अच्छी चीज है। आज का क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। इस तरह से तैयारी अगर जैसे जैसे आपकी अच्छी होती जाएगी, आप ध्यान देते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा ही। क्योंकि आप जितने सफलता के नजदीक होते हैं, उतना क्वेश्चन जो है आपके हैंड में होता है, ठीक है, कंट्रोल में होता है। और जितना आप दूर होते हैं तो क्वेश्चन तो अलग टाइप का होगा ही, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन अच्छा था, इसके लिए थैंक यू। आगे हम लोग जो है फिर अगले क्लास में मिलते हैं तो एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।